नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं हमने ये भी एक रिवायत शुरू की है कि हर रोज़ आपको बताते हैं कि आज चाँद की क्या तारीख़ है। 14 मुहर्रमुल हराम है और 1448 हिजरी, जबकि सरकारी जो तातील यानी जो तारीख़ है या अंग्रेज़ी तारीख़ है वो 30 जून है और 2026। तो बहरहाल नाज़रीन, चलते हैं हदीस की तरफ और आपको सुनाते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बैतुल्लाह में दाखिल हुआ वो नेकियों में दाखिल हुआ, जो इस घर से निकला वो गुनाहों से पाक होकर निकला। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस मुबारक रही है। अब खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हर साल आप देखेंगे मस्जिदुल हराम में आप देखेंगे कि किस तरह गुस्ल काबा की रस्म अंजाम दी जाती है और ख़ास तौर पर आब ज़मज़म और अर्ख़ गुलाब से काबतुल्लाह को गुस्ल दिया जाता है। और ये रूह परवर तक़रीब में आपको बता दूं कि जो हर साल मुनक़िद होती है उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के सिफारतकार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अरकान ममालिक के नुमाइंदे, उलमा व मशाइख और दीगर जो है अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद रहती है। उनकी मौजूदगी में काबे को गुस्ल दिया जाता है। तो ये बहुत प्यारी रस्म होती है, बहुत खूबसूरत रस्म होती है, रूह परवर रस्म होती है। और आपको ये बता दूं कि गवर्नर मक्का शहज़ादा सऊद बिन मशआल नमाज फ़जर के बाद गुस्ल काबा की तक़रीब में शरीक हुए। तो ये बहुत बड़ी रस्म होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी इस तरह गुस्ल काबा की रस्म में शिरकत करने का मौका अता फरमाए। और यकीन मानिए कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने घर बुलाता है। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह अगर आप बैतुल्लाह में दाखिल हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो अभी ही आपको मैंने सुनाई है, उसमें अगर आप देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जो बैतुल्लाह में दाखिल हुआ वो नेकियों में दाखिल हुआ, जो इस घर से निकला वो गुनाहों से पाक होकर निकला। तो इस कदर फजीलत है अल्लाह ताला के मेहमानों की और ज़यीफ़ुर रहमान कहा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है कि गुस्ल काबा में कोई भी शरीक होता है तो यकीनन वो खुशकिस्मत है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि आज अक्सर हम आपको सियासी ख़बरें सुनाते हैं, अक्सर आपको ये बताते हैं कि मुल्क में फ़िरक़ा परस्त दरिंदे आखिर क्या गुल खिला रहे हैं, किस तरह मुल्क की छवि मुतासिर कर रहे हैं। लेकिन आपको आज जो ख़बरें हम सुनाएंगे, पहली ख़बर हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुस्ल काबा की सुनाई है खबर। अब आपको लिए चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और आपको बता दूं कि राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट मैच में पैराग्वे ने 4 मरतबा की चैम्पियन जर्मनी को शिकस्त दे दी। आप अंदाज़ा कीजिए कि जर्मनी कोई मामूली टीम नहीं है और पैराग्वे की जो टीम है उसने 4 मरतबा की, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 मरतबा जो वर्ल्ड चैम्पियन रही है टीम जर्मनी, उसको शिकस्त दे दी। और मैच इस कदर दिलचस्प था कि लोग आखिरी लम्हात तक भी हैरत में डूबे रहे कि और तजस्सुस उनका बरकरार रहा कि अब वो क्या होता है, अब क्या होता है। तो बहरहाल ये बहुत दिलचस्प मैच था और इस मैच का फैसला आपको बता दूं कि मुकर्ररा और इजाफी जो वक्त है उसमें ये दोनों जो टीमें थी यानी जर्मन और पैराग्वे एक एक गोल से बराबर थी, यानी मुकर्ररा वक्त में फिर इजाफी वक्त में भी दोनों एक एक गोल से बराबर रही। फिर पेनाल्टी शूट आउट के सडन डेथ सेशन में इसका फैसला हुआ। शूट आउट की 5-5 में पेनाल्टीज दिए गए, जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए, यानी 5-5 अगर दिए गए हैं पेनल्टी शूट आउट तो आप देखेंगे कि दोनों टीमों ने, पैराग्वे ने 3 और फिर जर्मनी ने 3 गोल किए। और सडन डेथ सेशन की पहली पेनाल्टी जर्मनी खिलाड़ी ने ज़ाय कर दी। उसके बाद पैराग्वे के खिलाड़ी ने गोल करके टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया और जर्मनी का सफ़र इस इवेंट में ख़त्म हो गया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि जो खेल होते हैं या पॉलिटिक्स होते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, जंग होती है उसमें भी कुछ भी होता है, प्यार जो होता है उसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल
इस फीफा वर्ल्ड कप के हैरत अंगेज नताए जा रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे जर्मनी अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और एक अहम मैच था, कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। और एक अहम मैच खेला गया नाज़रीन, आपको बता दूं कि ब्राज़ील और जापान के दरमियान, और आपको बता दूं कि ब्राज़ील ने जापान को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। तो ये जो आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसे दिलचस्प मैच और सनसनीखेज मैचेस हो रहे हैं कि जापान और ब्राज़ील का मैच 2-1 से उसका नतीजा निकला और जापान को शिकस्त हुई ब्राज़ील के मुकाबले में 2-1 से। कनाडा के बारे में भी हमने आपको बताया कि उसने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। बड़ा दिलचस्प मैच था और देखने वालों ने कहा कि किस तरह उनकी सांसें रुक गई थी कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और मैच था, बहुत ही सनसनीखेज मैच रहा और वो मैच है मराकश और आपको बता दूं कि नीदरलैंड के दरमियान ये मैच खेला गया और मराकश ने नीदरलैंड को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर में रसाई हासिल कर ली। और आपको ये बता दूं कि मराकश और नीदरलैंड को पेनल्टी शूट आउट पर हरा दिया है और प्री क्वार्टर में जगह बनाई है और इजाफी वक्त में भी मुकाबला 1-1 से बराबर था। पेनाल्टी शूट आउट में मराकश ने नीदरलैंड को 2-3 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। तो ये आपको बता दूं कि अब 4 जुलाई को आपको बता दूं प्री क्वार्टर फाइनल में मराकश का मुकाबला कनाडा से होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, देखिए कितने दिलचस्प मुकाबले यहाँ पर देखने में आ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद दिलचस्प मुकाबले आप देख सकेंगे। तो बहरहाल और एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं। आपको बताते हैं कि मगरबी बंगाल के हल्दिया प्लांट में, ये प्लांट के जो पाइपलाइन है वो लीक होने के बाद आग भड़क उठी और बताया जाता है कि 20 अफराद उसमें ज़ख्मी हो गए हैं और वहाँ पर आग बुझाने की पूरी कोशिशें हो रही है। आखिरी खबरें मिलने तक आग बुझाने की कोशिशें जारी थी। अब देखना यह है कि क्या ज़ख्मियों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बहरहाल आज सुबह की अव्वलीन सातों में बताया जाता है कि 2:45 पर यानी सुबह 2:45 बजे आग भड़क उठी और देखते ही देखते ये आग इस कदर फैल गई कि करीब के जो घर हैं उन्हें अपनी लिपेट में ले ली। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये कहा गया है कि 15 लोग ज़ख्मी हुए हैं, फिर बाद में ये कहा कि 20 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बहुत अहम खबर है और आपको ये बताना है कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के नेफ्था पाइपलाइन जो है उसमें आग भड़क उठी और ये आग करीबी घरों तक पहुंच गई और नतीजे में आपने देखा कि 20 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और फायर टेंडर्स को वहां पर तलब कर लिया गया है और ये फायर टेंडर्स जो हैं तो वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। तो ये एक खबर रही है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक SIR का सवाल है, आपको बताते हैं कि SIR के मामले में लोग काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं, इसलिए कि जो फॉर्म्स की खाना पूरी है वो भी एक पेचीदा अमल उनके लिए बन गया है। लेकिन ये आपको बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है एक समाजी जहदकार की जानिब से और ये कहा गया है कि जिस तरह तेलुगु और इंग्लिश में ये फॉर्म्स यानी एनुमरेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं उसी तरह उर्दू में भी ये फॉर्म्स शाये करवाए जाए। चुनांचे तेलंगाना हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो उर्दू में ये जो एनुमरेशन फॉर्म है वो शाये करवाने पर गौर करे। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वकील ने कहा है कि स्टैंडर्ड पॉलिसी इख्तियार की गई है और जो BLOs हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स उनसे कहा गया है कि वो अपने साथ 5 से लेकर 10 डमी एनुमरेशन उर्दू फॉर्म्स अपने साथ रखें ताकि लोगों को आसानी हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना है कि इस केस की अगली समाअत अगले हफ्ते होने वाली है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, रियासत तेलंगाना के बारे में आपको बता दूं कि 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक SIR का अमल जारी रहेगा और यकीन मानिए कि अगर किसी के पास वोटर ID कार्ड ताज़ा तरीन भी ना हो लेकिन 2002 के SIR में उनका नाम है तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2002 में भी उनका नाम नहीं है तो डरने की, घबराने की या डिप्रेशन का शिकार होने की, जहनी दबाव का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है। आप अंदाज़ा कीजिए कि आपके वालिदैन का अगर नाम मौजूद हो 2002 के SIR में तो आपको किसी भी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम हो या ना हो। हाँ, अगर आपका नाम है तो आप सेल्फ यानी
SIR करवा ले सकते हैं, क्योंकि 2002 में आपका नाम मौजूद है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि अगर आपका नाम खुदा नखास्ता मौजूद ना हो, लेकिन आपके वालिदैन यानी अम्मी अब्बा का नाम मौजूद हो, यानी माँ बाप का नाम मौजूद हो, या अगर वो मौजूद हो तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो तो अगर आपके नाना नानी का या फिर दादा दादी का नाम मौजूद हो तो वो भी चल सकता है। इसलिए परेशानी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कुछ भी ना हो लेकिन आपके पास पासपोर्ट हो और 11 मज़ीद दस्तावेज़ात हों, जिसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, SSC का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, दुनिया के यानी घर के जायदाद के कागजात हों, ये भी चल सकते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मायूसी का शिकार हो रहे हैं, जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह जहनी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। और आप यकीन मानिए कि एनुमरेशन फॉर्म जो दिए जा रहे हैं बाज़ाब्ता, उसमें 3 कालम भी दिए जाते हैं आपको। पहले तो एनुमरेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर कुछ गलती होती है, नामों में गलती है, हिज्जों में गलती है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है, तो वो भी दूर किए जा सकते हैं। आप परेशान हो जाएंगे ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे भी आपको बता दूं कि न्यू एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने, आप देखेंगे कि सियासत हब फाउंडेशन उन्होंने कायम किया है, और उसी फाउंडेशन के तहत दफ्तर एहाता रोज़नामा सियासत में उन्होंने हेल्प डेस्क कायम किया है, जो 3 या 4 महीनों से आवाम की मुसलसल रहनुमाई कर रहा है, आवाम की मदद कर रहा है, और लोग मुतमईन हो रहे हैं। हर रोज़ आपको बता दूं कि 3-4 महीनों से हर रोज़ 300 से लेकर 500 मर्द व ख़वातीन दफ्तर रोज़नामा सियासत आते हैं और रहनुमाई हासिल करके जाते हैं, बिल्कुल मुतमईन होकर जाते हैं, उनकी अच्छी तरह रहनुमाई की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है, और उस अर्ज़ी के बारे में आपको बता दें कि एक समाजी जहदकार MA मुजीब अय्यूब जो है, उन्होंने ये अर्ज़ी दाखिल की और अदालत से दरख्वास्त की कि वो उर्दू में भी एनुमरेशन फॉर्म्स शाये करवाएँ। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं, किसके इशारों पर काम कर रहा है ये भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने वाज़े तौर पर कहा कि ये जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है हमने वो अपनाई है, और बूथ लेवल को हिदायत दी है कि वो अपने साथ 5 से लेकर 10 डमी उर्दू एनुमरेशन फॉर्म ज़रूर रखें। तो बहरहाल उससे भी नुमाइंदगी हो सकती है। अगला जो समात है वो अगले हफ्ते को तक मुलतवी कर दी गई है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि SIR के बारे में खुद हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हो, या फिर आप देखेंगे कि कायद अपोजिशन, पार्लियामेंट में कायद अपोजिशन LOP जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर खरगे हो, सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कायदीन हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम के तमाम, इवन ममता बनर्जी ने भी कहा है कि BJP SIR को अपोजिशन जमातों के खिलाफ उन रियासतों में जहां पर अपोजिशन जमातों की हुकूमत हैं उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और अक्सर आप देखने में आ रहा है कि मुसलमानोों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं, मुस्लिम वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि मगरबी बंगाल में SIR के नाम पर 91 लाख राय दहिंदों के नाम हज़फ किए गए। ये वही आदत है, आप देखेंगे BJP और संघ परिवार की जो ज़ैली तंजीमें हैं, उन्होंने कहा था कि मगरबी बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बाशिंदे मुक़ीम है। तो अब ये करीब 91 लाख मीन्स करीब 9 लाख का फ़र्क है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये BJP ये कहा जा रहा है अपोजिशन कायदीन के BJP के इशारों पर, BJP के हुकूमत के इशारों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR के नाम पर लोगों के नाम हज़फ कर रहा है। और शर्म की बात यह है कि आपको बता दूं कि 91 लाख में से तकरीबन 34 लाख राय दहिंदों ने जो ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कायम किए गए हैं उनसे रुजू किया है। और अफसोस की बात यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि अदलिया का भी यहाँ किरदार बेनकाब होता है, कि एक मनफी किरदार बेनकाब होता है, क्योंकि आप ट्रिब्यूनल कायम करते हैं तो इलेक्शन के जब रायदही हो रही थी उससे पहले ही फैसले कर दिए जा सकते थे। 34 लाख अफराद की अपीलें आज भी ट्रिब्यूनल्स के सामने हैं, जबकि एक माहिर यानी शहरियत जो हैं वो शहरियत पर उन्होंने बहुत काम किया। आदिल हुसैन उनका नाम है, डॉक्टर आदिल हुसैन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो फारिग तहसील है। अफसोस की बात यह है कि मगरबी बंगाल में उनका नाम जो फहरिस्त राय दहिंदगान में मौजूद नहीं था और वो वोट डालने से कासिर रहे। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कहते हैं कि मेरे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है तो फिर गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ किस तरह का सलूक होगा, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को किस तरह सताया जाएगा, धमकाया जा रहा है, और उन्हें दस्तूरी जो हक़ है,
जमहूरी हक जो है वोट का हक राय दही उससे महरूम करने की, हाशिए पर लाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि अब मगरबी बंगाल की शुभेंदु अधिकारी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम उन लोगों के नाम जिनके हज़फ कर दिए गए हैं उनको रियासत की बहबूदी स्कीमात से इस्तेफ़ादा करने नहीं देंगे। और ये तो और शर्म की बात है, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अभी ट्रिब्यूनल में आपका मुकदमा चल रहा है, आपने अपील दायर कर रखी है, 34 लाख लोगों ने अपीलें दायर कर रखी है, जबकि आदिल हुसैन का कहना है कि 2 माह से उनका के जो मुकदमा है उसकी समाअत अब तक नहीं हुई है, उनके दरख्वास्त की, उनकी अपील की समाअत नहीं हुई है और हो सकता है कि 8 से लेकर 10 साल लग जाएंगे। तो इस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी तवज्जो जो है आम जो मसाइल हैं, सुलगते जो मसाइल है उससे हटाई जा रही है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने उसमें सहाफ़ी भी शामिल है, जैसे कि दी टेलीग्राफ के साबिक़ एडिटर आर राजगोपाल। उनको आपको बता दूं कि उनका नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में मौजूद नहीं था। नतीजे में आपको बता दूं कि उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू के लिए दरख्वास्त दी, पासपोर्ट दाखिल किया, लेकिन पासपोर्ट रिन्यू करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया गया कि फहरिस्त राय दहिंदगान में इनका नाम मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने अपना SSC सर्टिफिकेट भी पेश किया था, यहाँ तक कि उनके वालिद जो गांधीयाई कायद थे और साबिक़ प्रोफेसर थे, उनका 2016 में देहांत हुआ, उनका भी नाम 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान यानी SIR में शामिल नहीं है। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह जानबूझकर नाम निकाले जा रहे हैं, जानबूझकर नाम हज़फ किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी बहुत यानी इस वाक़े की मज़म्मत की है। तो हम आपको बता रहे थे कि 91 लाख लोगों के नाम मगरबी बंगाल में हज़फ किए गए, 34 लाख लोगों ने अपील दायर कर रखी हैं और उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या फ़ायदा, आप जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हो या मुकामी अदालतें हो या ट्रिब्यूनल्स हो, अगर वो फैसला नहीं कर पाती तो ये अदलिया की भी नाकामी है, ये दस्तूरी इदारों की नाकामी है और जमहूरी इदारों की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नाकामी है। आप अपील दायर करते हैं तो फास्ट ट्रैक अदालतें जिस तरह काम करती है उसी बुनियाद पर इन अपीलों का भी फैसला किया जाना चाहिए। आदिल हुसैन कोई मामूली शख्स नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील हैं और माहिर बशरियात हैं और उन्होंने शहरियत पर बहुत काम किया है, बहुत स्टडी की है। उसके बावजूद उनका नाम भी फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं होता। और दूसरी तरफ आर राजगोपाल जो दी टेलीग्राफ जैसे मौखिर अंग्रेज़ी रोज़नामा के साबिक़ एडिटर हैं, तो उनका भी नाम शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी हुकूमत पर जो तनकीद करते हैं, बीजेपी हुकूमत के चेहरे को बेनकाब करते हैं और उसके असली चेहरे को लोगों के सामने लाते हैं, उन लोगों के नाम भी हज़फ किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है, तेलंगाना में देखिए कि अब जो खबर आई है, नई खबर जो है तेलंगाना में, वो ये है कि तकरीबन 1.7 करोड़ जो है वो उन लोगों के नाम जो यानी उन लोगों में इन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ 4 दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, 1.73 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बाद मुकामात पर इन्यूमरेशन फॉर्म्स तकसीम करने का काम बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक BLOs का सवाल है, BLOs आपके घरों पर आ रहे हैं, बराए मेहरबानी BLOs घर पर आते हैं तो उनसे आप लोग ये भी पूछ लीजिए कि फॉर्म किस तरह पुर किया जाए, उनसे आइडिया लीजिए। उर्दू में अगर वो, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने अदालत यानी तेलंगाना हाई कोर्ट को बताया कि उर्दू के डमी जो इन्यूमरेशन फॉर्म से यानी 5 से लेकर 10 वो BLOs को दिए जा रहे हैं। तो आप ये भी जांच कीजिए और उनसे उनकी फ़ोटो ले लीजिए। उर्दू फॉर्म जिस तरह सब यानी फिल करना है उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक अहम खबर है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का है, बिहार में तकरीबन 66 लाख लोगों के नाम हज़फ किए गए हैं। कितनी शर्म की बात है। और ये कहा गया कि इसमें से कई लोग तो मर चुके हैं, कई लोग तो दूसरे मुकामात को मुंतकिल हो चुके हैं और कई लोगों के फ़र्जी नाम है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कई मतफ़ियों के साथ यानी जिन लोगों के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि मर खप गए हैं, उनके साथ तो राहुल गांधी ने चाय पी और उनको स्टेज पर भी पेश किया और कहा कि देखिए ये जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुर्दा करार दिया था
صاحب وہ زندہ ہے اور میرے ساتھ چائے پی رہے ہیں. تو بہرائے مہربانی یہ جو سازش ہو رہی ہے اور بی جے پی یا پھر اس کے جو سنگھ پریوار ہے یا پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں ایک سازش کر رہی ہیں, ایک ہتھیار کے طور پر اگر اس کو استعمال کر رہی ہیں SIR کو, تو آپ بھی اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اس کا منہ توڑ جواب دیں اور اپنے گھروں میں اگر BLOs آتے ہیں تو پورے تفصیلات کا اندراج کروائیں, 2 تصاویر بھی ساتھ رکھیں, پاسپورٹ سائز, اور یہ بہت سے اہم چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کو کچھ پریشانی ہو تو دفتر روزنامہ سیاست تشریف لائیے. یہاں پر نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کی جانب سے قائم کردہ ہیلپ ڈیسک آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے. اور ویسے بھی ناظرین یہ دیکھیے, جیسا کہ میں نے ایک پوائنٹ, بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کو بتایا ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ میں جو ریٹ پیٹیشن داخل کی گئی ہے, درخواست داخل کی گئی ہے, اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو درخواست ہے اس میں جسٹس بولم وجیا سین ریڈی کی ایک رکنی بینچ میں یہ داخل کی گئی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہا کہ اردو میں بھی انومریشن فارمز یعنی شائع کرنے پر غور کیا جائے, لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایسا لگتا ہے کہ انکار کر دیا ہے. اور یہ جو ڈمی فارمز ہوں گے اردو کے, BLOs 5 سے لے کر 10 فارم اپنے ساتھ رکھے گا, آپ اس کی فوٹو لے لیجئے, آپ کو آسانی ہو جائے گی فل اپ کرنے میں. اور آپ اگر BLO بیٹھا ہوا بھی ہے آپ کے گھر میں تو اس کو رکھتے ہوئے اس کی موجودگی میں ہی فارم فل اپ کر کے دے دیجئے, فارم پور کر کے دے دیجئے. یہ سب سے اہم بات جو ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے. ورنہ دیکھیے SIR بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یاد رکھیے آج مرکزی حکومت, اندازہ کیجئے کہ پاسپورٹ, اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی ملک میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ ہندوستانی پہچانے جاتے ہیں کس دستاویز سے, آپ کے پاسپورٹ سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عقل کے جو اندھے ہیں, یعنی آپ دیکھیں گے کہ مرکزی وزارت خارجہ کیا جائے عہدیدار اس طرح کہتا ہے کہ یہ سفری دستاویزات ہے, اور یہ سفری دستاویزات ہے تو پھر بیرونی ممالک میں ہندوستانیوں کو کس دستاویز سے پہچانا جاتا ہے, کس دستاویز سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستانی شہری ہے. آپ کو بتا دوں کہ پاسپورٹ سے کہا جاتا ہے. تو کیا یہ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ پاسپورٹ ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے, سب سے بڑا ثبوت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سفری دستاویز ہے. اور اگر آدھار کارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ یعنی سماجی جو بہبودی اسکیمات ہیں اسے استفادہ کا ڈاکومنٹ ہے. اگر ووٹ کی ID کی بات کرتے ہیں, ووٹر ID کی یعنی ووٹر شناختی کارڈ کی, تو ووٹ دینے کا کارڈ ہے. ارے تو پھر شہریت کا کارڈ کون سا ہے میرے بھائی, یہ بتانا ضروری ہے. آپ یہ بہت ضروری ہے, اور اس سلسلے میں رہنمائی حکومت کو کرنی چاہیے, ہمیں نہیں حکومت کو کرنی چاہیے. حکومت کا نیت اور ارادے صحیح ہونا چاہیے. صرف حکومت اپنے مفادات کو دیکھتی ہے یا پھر BJP کے مفادات کو دیکھتی ہے, RSS کے ایجنڈے کو دیکھتی ہے, تو یہ ہندوستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ترقی کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا. عالمی سطح پر پہلے ہی 10-12 برسوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ عالمی سطح پر ہندوستان کی شبیہ متاثر ہو کر رہ گئی ہے. تو بہرحال ناظرین, SIR کے بارے میں غفلت مت برتیے. آپ اپنے پورے دستاویزات, اپنے بچوں کے دستاویزات, SSC سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ پورے تیار رکھیے, اور راشن کارڈ وغیرہ بھی تیار رکھیے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کہا کہ آپ کو اگر نام 2002 کے SIR میں نہیں ہے تو پھر آپ کو 11 یا 12 دستاویزات میں سے ایک دستاویز پیش کرنی ہوگی. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ اگر 2002 میں آپ کا نام موجود ہے تو آپ کو یہ سیلف میپنگ ہو سکتی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے والدین کا نام ہو, آپ کے نانا نانی کا نام ہو, آپ کے دادا دادی کا نام ہو, ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سیلف اگر ہے تو سمجھیے کہ آپ کا بآسانی میپنگ ہو سکتی ہے. اور 24 جولائی تک, یاد رکھیے آج 25 جون سے لے کر 24 جولائی تک یہ SIR کا عمل ہماری ریاست میں ہو رہا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں چوکس رہیں گے. نہ صرف آپ چوکس رہیں گے بلکہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو بھی چوکس رکھیں گے. تو بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چین نے ہندوستان کی کافی زمین پر قبضہ کر لیا ہے, لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے جو ماضی میں جو الزامات عائد کیے گئے تھے چین نے ہمارے گاؤں پر, ہمارے دیہاتوں پر, ہماری زمین پر, خاص طور پر اروناچل پردیش کے کئی گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. تو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 1 انچ زمین کسی نے قبضہ نہیں کی ہے. اس طرح انہوں نے چین کو کلین چٹ دے دی ہے. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے, اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ نو بھارت ٹائمز جو ہے اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں مقامی قبائل, اروناچل پردیش کے مقامی جو قبائل ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ چین نے
उन ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, मवेशियों को चराया करते थे और जहाँ पर वो शिकार करते थे। तो बहरहाल इसके बावजूद भी आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इस सिलसिले में कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान पोस्ट किया है और सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन को आंख दिखा पाएंगे और चीन को एहसास दिलाएंगे कि तुमने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, ये नाजायज़ है और ये दरअंदाज़ी के ख़िलाफ़ हम तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि क्या कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म चीन को धमका सकते हैं, चीन से अपना हक़ वापस ले सकते हैं, ये कांग्रेस ने कहा। और कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीनी सरहदी इलाकों में हिंदुस्तानी ज़मीन पर चीन सरहदी इलाकों में हिंदुस्तानी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है और उसने हिंदुस्तानी हुदूद में सड़कें और फौजी कैंप भी तामीर कर लिए हैं। अब उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शर्म दिलाई है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म कहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ज़मीन पर अगर अरुणाचल प्रदेश में चीन कब्ज़ा कर रहा है तो क्या वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत खामोश क्यों बैठी हुई है? क्या वो चीन के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकती? क्या उनका 56 इंच का सीना अब क्या 36 इंच का सीना हो गया है? ये एक अहम सवाल है और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूछ रही है बल्कि सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर कांग्रेस का जो इल्ज़ाम है, जिस तरह कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म को ललकारा है और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, और क्या वो कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म चीन का मुकाबला कर सकते हैं, चीन को आंख दिखा सकते हैं और चीन की आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। कांग्रेस ने ये बात कही है। वैसे भी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कई एक लीडर हैं स्वामी, तो आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता की हिफाजत में मोदी नाकाम हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि उसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और हद तो ये है कि वो संगीन से संगीन इल्ज़ामात मोदी एंड कंपनी, मोदी और अमित शाह के खिलाफ और फिर अडानी और अंबानी से इन दोनों के ताल्लुकात के खिलाफ के बारे में आयद करते जा रहे हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये क्या है, क्या राज है, समझ नहीं आता। ये एक सबसे अहम बात है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास आई हैं और हमने आपको बताया कि किस तरह के हालात अब पैदा किए जा रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि तेलंगाना काबीना का 2 जुलाई को इजलास मुनक़िद होने वाला है और ये कहा जाता है कि फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेजेस है और फिर आप देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कॉलेजेस है और दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं उन कॉलेजेस में दाखिला लेने वालों को, यानी चाहे माइनॉरिटी तलबा हो या बाकी बैकवर्ड क्लासेस के तलबा हो, BCE सर्टिफिकेट जो रखते हैं, EWS जो सर्टिफिकेट रखते हैं, उन तलबा को फ़ीस बाद अदायगी की जाती है, यानी फ़ीस अदा की जाती है। और ये जो फ़ीस होती है तलबा की, अक्सर देखा गया कि माजी में अब तक जो है वो कॉलेजेस के अकाउंट में डाली जाती थी, लेकिन अब आपको बता दूं कि तलबा के अकाउंट में रास्त वो भेज दी जाएगी। तो इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जब 2 जुलाई को काबीना का रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा तो उसमें फ़ी रीइंबर्समेंट की नई स्कीम पर फैसला भी किया जा सकता है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल और मूसा नदी तरक्याती मनसूबा भी रियासती काबीना के एजेंडा में शामिल है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मामले में बहुत संजीदा हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हम आपके सामने लिए आए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान, क्योंकि वक्त हो चुका है, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।